Sir, we are live. You can start the session. Good evening, everyone. I am Dr. Yogesh Barapatre from Lotus Hospital, Raipur. Lotus Hospital is an advanced urological center which serve to the people of Chhattisgarh for providing all urological facilities, including surgeries and investigations. आज मैं आपको प्रोस्टेट के बारे में बताऊंगा कि प्रोस्टेट की जो संबंधित बीमारी है वो क्या क्या होती है। आप सबने सुना होगा कि उम्र के साथ साथ पेशाब में परेशानी होता है। बहुत सारे पेशेंट्स इसको अपना एज के कारण हुआ मानते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि ये ट्रीटेबल बीमारी है और ये एज के कारण नहीं है। प्रोस्टेट बेसिकली एक पेशाब के रास्ते में ग्रंथि होती है जो पेशाब के थैली के नीचे होती है। और एज जो होता है, जैसे अब आप 40 के ऊपर आपका एज जाएगा तो अंडर हार्मोन्स के असर के कारण या बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण प्रोस्टेट ग्रंथि धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। नॉर्मली जो प्रोस्टेट का साइज होता है यंग एज में अराउंड 10 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन जैसे आप बढ़ते हैं, एज बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि प्रोस्टेट का जो साइज है 40 ग्राम से लेकर 200-250 ग्राम तक भी हो सकता है। नॉर्मल अगर आप 100 लोगों में देखेंगे तो अराउंड 80% लोगों में प्रोस्टेट का साइज 40 से 60 ग्राम तक ही बढ़ता है। लेकिन सिर्फ साइज बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको पेशाब में कोई परेशानी होगी। पेशाब में परेशानी होने के और बहुत सारे कारण भी होते हैं, उसमें से एक प्रोस्टेट है। तो जब भी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ता है पेशाब के थैली के अंदर या पेशाब के रास्ते के अंदर, तो उस वक्त पेशेंट को जो होता है पेशाब करने में परेशानी होती है, ताकत लगानी पड़ती है, बार बार पेशाब जाते हैं, रुक रुक के पेशाब आता है, और पेशाब करने के बाद हो सकता है पूरा पेशाब होता है। कुछ कुछ लोग पेशाब में होता है और ऐसे करते हैं स्वास्थ्य की तरफ में हम लोग देखते हैं कि किडनी भी खराब हो जाती है, दोनों किडनी खराब हो जाती है। किडनी नुकसान बार बार कारण भी हो सकता है। देखिए, जब भी कोई है तो तीन चार चीजें, एक तो पेशाब का थैला है, पेशाब है, भी ओपन होता है। तीनों चीजें से काम इसको पेशाब में दिक्कत रहेगा। अब जो प्रोस्टेट ग्रंथि है नॉर्मली 60 साल की उम्र में परेशान करती है पेशेंट को, 60 के ऊपर, कुछ तो में 40 साल में भी देखा जाता है। अगर आपको शुगर का है तो इन्फेक्शन हो, ऐसी चीजों में पेशाब संबंधी परेशानी और ज्यादा हो सकती है। तो आप ध्यान रखना है कि आपका शुगर कंट्रोल रखना है। अभी जो प्रोस्टेट की बीमारी है, इसके लक्षण शुरुआती ही कि आपको जलन होगा, बार बार जाना होगा, पेशाब में ताकत लगाना होगा, और पेशाब का धार बहुत पतला होता है। बहुत सारे मरीज देखते हैं कि आप अगर टॉयलेट पे खड़े हैं, वाले 3-4 लोग पेशाब के चले गए लेकिन मेरा नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा कोई भी आपको परेशानी है तो सबसे पहले आप आपके जो लोकली यूरोलॉजिस्ट है उनको दिखाइए। अगर यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो जनरल सर्जन को दिखाइए। इसमें बेसिकली जब भी पेशेंट कभी हमारे पास आता है तो हम लोग कुछ एक बेसिक टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सिम्टम स्कोर देखते हैं कि आपको कितना सिम्टम्स है। उसके बाद एक अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग चेक करते हैं प्रोस्टेट का। उसमें हम लोग यही जानना चाहते हैं कि प्रोस्टेट का साइज कितना है, आपका पेशाब करने के पहले थैली में कितना पेशाब होता है और करने के बाद कितना बचता है। इसके अलावा कि प्रोस्टेट पेशाब थैली के अंदर कितना जा रहा है। ये 3 चीजें हम लोग सोनोग्राफी में देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि किडनी में कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। इसके साथ ही एक पीएसए वाला टेस्ट करते हैं जो कि एक ब्लड का टेस्ट है। पीएसए बेसिकली एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम का टेस्ट होता है, जो एक स्पेशल केमिकल है जो प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है, जो एक प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर हो सकता है, इसलिए उसको चेक करते हैं। और पीएसए कम से कम साल में एक बार करना आवश्यक है, 40 साल के बाद में। इसके अलावा जो एक टेस्ट करते हैं हम लोग, यूरिन रूटीन का टेस्ट करते हैं कि आपका पस सेल्स कितना है, आरबीसी कितना है। और एक यूरोफ्लो का टेस्ट होता है। यूरोफ्लो टेस्ट में से आपका यूरिन का फ्लो कैसा है। इसमें एक मशीन होता है जिसके अंदर आपको पेशाब करने की आवश्यकता होती है, तो हमें आइडिया देता है कि आपका फ्लो कैसा है।
फ्लो के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। एक नॉर्मल पैटर्न जो होता है फ्लो का ऐसे होना चाहिए, एक आपका अम्ब्रेला शेप का कर्व होना चाहिए फ्लो का, वो एक नॉर्मल पैटर्न माना जाता है। वो फ्लो देख के हमें पता चलता है कि आपका पेशाब का रास्ता कैसा है, उसका आपका फ्लो कैसा है, और इट गिव्स आइडिया अबाउट आपका ब्लैडर भी कैसा है और आपको इलाज की जरूरत है कि नहीं है। ये तीन चार चीजें जो होता है, पेशाब का टेस्ट, मशीन में पेशाब का जांच जो फ्लो होता है, एक सोनोग्राफी और एक पीएसए का टेस्ट, इतना टेस्ट हमें एक आइडिया देता है कि आपका प्रोस्टेट का हेल्थ कैसा है, प्रोस्टेट संबंधी आपका स्वास्थ्य कैसा है। इसके अलावा जो हम लोग एक एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, लैट्रिन की जगह से एक फिंगर से टेस्ट करते हैं जिसको डीआरई बोलते हैं। वो हमें बताता है कि आपका प्रोस्टेट हार्ड है, सॉफ्ट है, नॉर्मल है, कंसिस्टेंसी है, उसमें इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद हम अपना ओपिनियन बनाते हैं कि मरीज को इलाज का जरूरत है कि नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे, अगर 100 मरीजों को सिम्टम्स है कुछ ना कुछ, उसमें से हार्ट मैक्सिमम पेशेंट जो है दवा के माध्यम से ठीक हो जाते हैं या कंट्रोल में रहते हैं। ये दवाई आजकल काफी सेफ है, आप लंबे टाइम के लिए ले सकते हैं। इसमें जो कॉमन दवाइयाँ यूज करते हैं हम, टेम्सुलोसिन होता है या सिलोडोसिन होता है, ये 80% मरीजों में काफी अच्छा यूज करता, हेल्प करता है। पेशेंट जस्ट लाइक नॉर्मल उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाता है और नॉर्मल सिम्टम्स हो जाते हैं उनके। 15 से 20% पेशेंट में जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम नहीं करती है, या ऐसे मरीज जिनमें प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण प्रॉब्लम हुआ है, जैसे पेशाब का थैली वीक हो गया है, या किडनी पे स्वेलिंग आ गया हो, या बहुत बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या प्रोस्टेट पेशाब थैली में पथरी बन गया है। ये कुछ जो सिम्टम्स है, इसमें जनरली दवा काम नहीं करता है, इसमें आपको ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है। तो 15 से 20% मरीजों में ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, बाकी सब पेशेंट्स में दवा के द्वारा ही इलाज संभव है। जैसे अभी किसी ने पूछा है कि क्या प्रोस्टेट के कारण पेशाब की थैली खराब हो सकती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जब भी नॉर्मल आदमी पेशाब करता है तो पूरा थैली खाली हो जाता है, बट प्रोस्टेट के कारण आपका पूरा थैली खाली नहीं हो पाता, उसमें पेशाब बाकी रहता है। तो जब ये लगातार पेशाब बाकी रहने का सिलसिला कंटिन्यू रहता है, तो आपका पेशाब का थैली का जो टोन होता है, जो ताकत होता है, धीरे धीरे कम होता है, आपका थैली भी पतला पतला होते जाता है। तो जब आपका पेशाब का थैली वीक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो आपका प्रेशर नहीं बना पाएगा, पेशाब का थैली प्रेशर नहीं बनेगा तो आपका धार अच्छा नहीं आएगा, और ऐसे मरीजों में ऑपरेशन का भी जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए सोनोग्राफी आपको चेक कराना है या यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है कि आपका थैली वीक तो नहीं हुआ है, और पेशाब थैली या किडनी में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। ये जो प्रोस्टेट की दवाइयाँ जो हम लोग नॉर्मली देती है, काफी सेफ है, आप इनको लंबे टाइम तक ले सकते हैं। लंबे टाइम मीन्स 5 से 10 साल तक भी ले सकते हैं। हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जो 15 से 20 साल, 25 साल तक भी दवा ले रहे हैं और उससे कोई खास दिक्कत नहीं है उन्हें। हाँ, शुरू शुरू में 1-2 दिन फर्स्ट डोज इफेक्ट हम लोग बोलते हैं, पेशेंट को थोड़ा हल्का सा चक्कर आता है, कभी अनइजीनेस लगता है, बट 1-2 दिनों के बाद ये ठीक रहता है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती है और आप आराम से अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी हम लोग जब भी डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं है, तब उसके लिए कुछ चीजें देखते हैं, जो मैं पहले भी बोला आपको कि प्रोस्टेट अंदर की तरफ कितना बड़ा है, या थैली कितना वीक है, कितना पेशाब आपका बच रहा है। इन सब का हम लोग ध्यान में लेते हैं जब भी हमको डिसाइड करना पड़ता है कि सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। अब जो प्रोस्टेट है ये डायरेक्टली तो जेनेटिक नहीं है, इट्स एजिंग डिसीज। हाँ, लेकिन अगर आपके फादर में या फैमिली में किसी को प्रोस्टेट संबंधी बीमारी ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो आगे वाले आपके जनरेशन में भी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। प्रोस्टेट जो प्रोस्टेट के कारण आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, जैसे बार बार इन्फेक्शन होना, पेशाब में खून आना, और किडनी का खराब होना, ये सारी चीजें हो सकती है। फिर हर प्रोस्टेट का बढ़ना मतलब कैंसर नहीं होता है, क्योंकि कैंसर का जो लक्षण होते हैं वो बहुत कम पेशेंट्स में होते हैं, और आप देखेंगे कि 100 में से 2 से 3 मरीजों में ही कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, बाकी 98 to 95% पेशेंट में जस्ट तो बीपीएच होता है। बीपीएच इज बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, यानी एज के कारण जो प्रोस्टेट बढ़ता है उसे हम लोग बीपीएच बोलते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, आपके एज के कारण या आपके हार्मोन की इम्बैलेंस कारण हो सकता है,
पर एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जो एज के साथ साथ बढ़ता है। अब हर पेशेंट को प्रोस्टेट मतलब कैंसर वाइज की जरूरत नहीं है। कैंसर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें पहले एक पीएसए का टेस्ट कराना होता है, और इसके साथ ही हम लोग डीआरई जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिलता है कि प्रोस्टेट आपका बहुत हार्ड है या सॉफ्ट है। प्रोस्टेट जितना ज्यादा आपका हार्ड होगा उतना कैंसर होने के लक्षण ज्यादा होते हैं। अगर ऐसा कोई मरीज जिसमें हमें कैंसर की संभावना लगती है तो हम लोग पहले एक ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड कराते हैं उनका, और उसके बाद एक प्रोस्टेट बायोप्सी करना होता है। वो हमें आइडिया देगा, वो डायग्नोसिस देगा कि आपका प्रोस्टेट में कैंसर है कि नहीं है। अभी जब भी हम लोग ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो देखिए ऑपरेशन के लिए बहुत सारी विधियां या टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसमें से जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो टीयूआरपी को माना जाता है। टीयूआरपी इज द ट्रांसरेक्टल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, और एक दूरबीन पद्धति द्वारा ऑपरेशन होता है जिसमें कोई चीरा नहीं लगता है। ये बेहोश पेशेंट को पूर्ण बेहोशी या अर्ध बेहोशी की अवस्था में किया जाता है। इसमें पेशाब रास्ते से हम लोग एक दूरबीन डालते हैं जिसमें काटने का यंत्र भी होता है। इसमें 3-4 अलग अलग विधा है जो हम लोग एक होता है टीयूआरपी मोनोपोलर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मोनोपोलर टेक्निक से किया जाता है। दूसरा होता है बायपोलर टीआरपी, जिसमें बायपोलर करंट होता है। इसमें बोलते हैं होता है कि ब्लीडिंग का चांसेस कम होता है, और जो एक बॉडी में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। एक तीसरी जो पद्धति है इसमें हॉल्मियम लेजर टीआरपी होता है, इसे हॉलेप कहा जाता है। इसमें हॉल्मियम लेजर के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि को काटा जाता है। अब हर एक विधा का अपना अपना फायदा, अपना अपना नुकसान है। अगर आपका जो नॉर्मली हम लोग टीआरपी करते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, ये काफी फास्ट टेक्निक है जिसमें आप रैपिडली प्रोस्टेट की चिप्स काट सकते हैं। और इसमें सर्जरी जल्दी होने का संभावना ज्यादा होता है। थोड़ा ब्लीडिंग का चांस होता है, लेकिन आप एक्सपीरियंस के साथ साथ ब्लीडिंग की संभावना भी कम हो जाती है। अ, दूसरा जो पद्धति है बाइपोलर, इसमें बाइपोलर करंट के द्वारा करती है। ये जो पद्धति है ऐसे मरीज जिनमें हार्ट का प्रॉब्लम है या ऐसे पेशेंट जिनमें ब्लीडिंग का डिसऑर्डर्स है या जो खून पतला करने का दवा लेते हैं, ऐसे मरीजों में काफी लाभदायक होती है। और जो हॉल्मियम लेजर वाली पद्धत है, ये बेसिकली जो बड़ी ग्लैंड्स है जिसमें 100 ग्राम 150 ग्राम या 200 ग्राम का प्रोस्टेट होता है, उसमें काफी अच्छा काम करता है क्योंकि फास्ट हो जाता है। इसमें ब्लीडिंग का चांसेस कम होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि शुरुआती फेज इनकॉन्टिनेंस मतलब होता है कि आपका पेशाब का कंट्रोल ना होना, पेशाब का कंट्रोल हट जाना, ये इनकी संभावना ज्यादा होती है। बट इन जनरल जो सारे ऑपरेशन है ये काफी सेफ पद्धति है। आप मानेंगे कि 100 में से 95 लोग जिनमें ऑपरेशन होता है वो अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से लाइफस्टाइल आराम से फॉलो कर सकते हैं, उनमें कोई खास दिक्कत नहीं होता है। हाँ, कुछ पेशेंट में 5 से 10% पेशेंट में ऑपरेशन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि पेशाब के रास्ते में सिकुड़न होना, या पेशाब की थैली का मुंह सिकुड़ जाना, या कभी कभी बार बार इन्फेक्शन होना, पेशाब में लंबे टाइम तक जलन होना, ये चीजें 5% के आसपास लोगों में होती है। 95% लोग काफी अच्छा करते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए कि जब परेशानी आपको ज्यादा होती है और जो दवा से फायदा नहीं हो रहा है तो आपको डेफिनेटली ऑपरेशन की जरूरत होती है। आपको ऑपरेशन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो ऑपरेशन की पद्धतियां है काफी सेफ है, इनमें से कोई डरने वाली बात नहीं है। और 95% पेशेंट लोग होते हैं काफी अच्छा बिहेव करते हैं, काफी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलता है ऑपरेशन के बाद, जस्ट लाइक अ नॉर्मल लाइफस्टाइल वो अपना जी सकते हैं। हाँ, कुछ सालों के जैसे आप ऑपरेशन, कुछ पेशेंट्स में जो जलन रहती है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती है। कुछ लोगों में बार बार लंबे टाइम तक थोड़ा दवा लेने की आवश्यकता होती है। अभी ऐसे पेशेंट जिनमें शुगर है या ब्लड प्रेशर है या और कोई प्रॉब्लम्स है, और जिन्हें लंबे टाइम से पेशाब में परेशानी है, ऐसे लोगों में थोड़ा पेशाब बार बार आने का, जिसे हम लोग ओवर एक्टिविटी बोलते हैं, वो हो सकता है। अब ओवर एक्टिविटी ऑपरेशन के बाद भी आपका परसिस्ट कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ओवर एक्टिविटी मतलब बार बार पेशाब करना, बार बार पेशाब को जाना। आपका पेशाब आधार बहुत अच्छा रहेगा लेकिन आपको बार बार पेशाब के लिए जाना होगा। ऐसे पेशेंट्स में दवा के द्वारा आप इसका इलाज कर सकते हैं, बार बार जाने वाली परेशानी का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट जो बीमारी है एक एज का बीमारी, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आप इसका प्रॉपर निदान करिए, आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, पहला जांच करा लीजिए कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये आपका कितना बड़ा है और ये आपको कितना परेशान कर रहा है। अगर आपका फ्लो अच्छा है और अंदर आपका पेशाब बाकी नहीं रह रहा है, तो बहुत बार जस्ट कॉल इट, थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिना किसी दवा का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो होता है कि ऐसे मरीज जिनमें रात में बार बार जाना होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि आप एक तो आपका डाइट थोड़ा मॉडिफाई करिए। डाइट मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि आप जो अगर स्पाइसी चीजें खाते हैं, बहुत नॉनवेज खाते हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इन चीजों का आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। सबसे पहले स्पाइसी चीजें बंद करिए, नॉनवेज चीजें कम करिए। जो आप अगर आप अल्कोहल लेते हैं या अलग बेवरेजेस लेते हैं, कॉफी ज्यादा लेते हैं, तो इसको आपको कम करना होगा। इवनिंग टाइम में आपको लिक्विड्स कम लेना है, जैसे शाम को 4-5 बजे के बाद से कोशिश करिए कि लिक्विड्स ना लें, अल्कोहल अवॉइड करिए। डाययूरेटिक, ऐसा कोई दवा जो पेशाब ज्यादा बनने के लिए यूज करते हैं, खास करके हार्ट के मरीजों में या किडनी के मरीजों में, ऐसे पेशेंट्स को एक गोली रात में नहीं लेना है या आप दिन में लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका पेशाब थोड़ा सा कम बनेगा, आपको रात में कम जाना होगा। दूसरा चीजें, जो स्पाइसी चीजें बोला है, जब भी आप स्पाइसी चीज ज्यादा खाते हैं तो आपके पेशाब के थैली को इरिटेट करता है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। अ, तीसरा जो चीज है कि आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा योगा करिए, आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल करिए, वॉक करना चाहिए आपको थोड़ा, या रनिंग करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको यूज करना चाहिए। तीसरा चीज, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो, तो हर एक मेडिसिन का अपना कुछ कुछ साइड इफेक्ट होता है। कुछ डायबिटिक मेडिसिन होती है जिससे पेशाब में जलन बढ़ता है, या कुछ एंटी हाइपरटेंसिव होता है जो पेशाब ज्यादा बनाना है। तो आपको जो भी आपके फिजिशियन से, डॉक्टर्स है, उनसे बात करना होगा कि आपको यही प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है वो आपकी दवा चेंज कर दे ताकि आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो। इसके अलावा आपको स्मोकिंग और कोई भी एडिक्शन अवॉइड करना होगा, तभी आपका प्रोस्टेट का हेल्थ अच्छा होगा। प्रोस्टेट के हेल्थ के लिए कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं होता है। इन जनरल जो आपका बॉडी है, जो आप बॉडी को फिट रखने के लिए करते हैं, वही सारे चीज को करना है। अ, आप एक हेल्दी बॉडी आप रहेगी तो प्रोस्टेट भी आपका हेल्दी रहेगा और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब यही है कि प्रोस्टेट जो है आपके एज के साथ बढ़ेगा, वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक एजिंग प्रॉब्लम है जो कुछ मरीजों में प्रॉब्लम करता है, मैक्सिमम लोगों में नहीं करता है। लेकिन जिन्हें भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको जाके आपके यूरोलॉजिस्ट को मिलना होगा, आपके जांच कराना होगा और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट आपको कराना होगा। जैसे किसी ने सवाल पूछा था कि 45 साल के बाद सभी को स्क्रीन करना चाहिए क्या? हाँ, डेफिनेटली 45 साल के बाद जो होता है, प्रोस्टेट का ग्रोथ बढ़ना शुरू होता है। तो आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट साल में एक बार आप एक सोनोग्राफी कराइए, एक पीएसए का टेस्ट कराइए। ये आपके प्रोस्टेटिक हेल्थ के बारे में आपको एक ओवरव्यू देगा कि वो कैसा है। और अगर आप, जैसे किसी ने सवाल पूछा है कि अगर प्रोस्टेट को ट्रीट नहीं करते तो क्या कैंसर होने की संभावना होती है? कुछ एक मरीजों में हो सकती है जिनमें खास करके बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे मरीजों में संभावना हो सकती है। बट इन जनरल प्रोस्टेट का और प्रोस्टेट कैंसर का डायरेक्टली ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रोस्टेट से डरे नहीं। आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपका ध्यान रखेगा। तो जब भी आपको कोई परेशानी है या आपके पेरेंट्स को कोई परेशानी है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्रोस्टेट के सिम्टम, प्रोस्टेट की परेशानी मतलब क्या होगा। तो वही कि आपको बार बार पेशाब के लिए जाना होगा, रात में बार बार उठना होगा, पेशाब कंट्रोल नहीं होगा, पेशाब का धार बहुत पतला होगा या बूंद बूंद होगा। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स है, या आपको पेशाब में खून है, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसा अगर कुछ भी है तो आप सबसे पहले अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलिए, उनका अपना जांच करवाइए और उनका ओपिनियन लीजिए कि आपको जरूरत दवा का या इलाज का जरूरत है कि नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि आपको दवा का जरूरत है, तो मुश्किल से आपको 1 या 2 टैबलेट डेली खाने की आवश्यकता होती है। अगर वो आप लेते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और ऐसे मरीज जिनमें दवा से फायदा नहीं हो रहा है तो उनमें ऑपरेशन की जरूरत होती है। ऑपरेशन से भी डरना नहीं है, क्योंकि एक पेनलेस यानी जिसमें कोई दर्द नहीं होता है या कोई ब्लीडिंग नहीं होता, ऐसा ऑपरेशन है। कोई चीरा नहीं होता है। ऑपरेशन के अगले दिन आप चलना फिरना कर सकते हो, और ऑपरेशन के बाद जो पेशाब का पाइप लगाते हैं वो 5वें दिन में हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद 90% लोग नॉर्मल पेशाब करते हैं। तो ये कोई डरने वाला बात नहीं है। जब भी आपको परेशानी हो आप उसका दवा के द्वारा इलाज करिए, और दवा अगर काम नहीं कर रहा है तो ऑपरेशन करवाइए। ये बिल्कुल सेफ पद्धति है, और ये आपको कोई खास नुकसान नहीं करेगा। आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल अपना जी सकते हैं। ठीक है, आप अगर रायपुर में है और आपको कोई भी परेशानी है तो आप प्लीज लोटस हॉस्पिटल एंड एडवांस यूरोलॉजी सेंटर है, राजा तालाब कैनाल लिंक रोड पे, आप यहाँ आके अपना जांच और इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ 3 यूरोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध है, तो आप सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन सारे ले सकते हैं, और हम लोग 24 घंटा अपना सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर कभी भी कोई दिक्कत होगा तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।